हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज से मैं बाल विकास के 10 लेक्चर सीटेट की परीक्षा के लिए लाने वाला हूं, जिसमें ये प्रथम लेक्चर है। इस लेक्चर में वाइगोत्स्की, पियाजे और कोलबर्ग के सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। आप इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए। इसकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और उस PDF को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इन 3 सिद्धांतों के बारे में जो भी क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, आपको उस PDF और इस लेक्चर से उसका समस्त समाधान मिल जाएगा। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये लेक्चर मैंने 2 कोचिंग संस्थानों के नोट्स, लेट्स लर्न और सचिन एकेडमी, टाटा मैकग्रा-हिल की बुक और प्रीवियस पेपर को ध्यान में रख के बनाया है। इसीलिए आप इसको आराम से पढ़िए। बुक्स भी है, इसमें बुक का भी यूज है। टाटा मैकग्रा-हिल की बुक से भी मैंने डाला है, नोट्स से भी डाला है, ट्रिक भी डाली है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए फैक्ट भी डाले हैं। आप सुकून से देख लीजिए। इन 3 सिद्धांतों को जो इस वीडियो में बताए गए हैं, आपको पूरी तरह से तैयार करवा दिए जाएंगे। अगेन इसकी PDF आप टेलीग्राम से ले लेना। अब आते हैं प्रथम सिद्धांत पर, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। देखिए सर, वाइगोत्स्की जो है एक रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था क्योंकि इनके सिद्धांत के अनुसार बच्चा जो है समाज से सबसे ज़्यादा सीखता है। समाज में जो हो रहा होता है उसको देख देख कर बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। इनके अनुसार बच्चा समाज से पहले क्रियाएं करता है, समाज में जाता है, देखता है, समाज की गतिविधियों में अपनी बुद्धि के हिसाब से भाग लेता है, उससे उसे सीख मिलती है। उस सीख के कारण वो और मैच्योर होता है, वो और बुद्धिमान बनता है, फिर वो और अंतःक्रिया करता है, फिर उसे और सीख मिलती है और इस तरह इस साइकिल से, इस चक्र के द्वारा उसका विकास होता जाता है। पहले अंतःक्रिया होती है, उससे सीख मिलती है और फिर उससे विकास होता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समाज और संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की 3 महत्वपूर्ण चीज़ें। पहला, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। इससे आपका तात्पर्य ये है कि आप इमेजिन करिए कि एक बच्चा जिसे कुछ नहीं पता है, आपको जैसे ये मान लीजिए कि एक बच्चा जिसे किस गेंद से कैसे खेलना है उसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र है जब वो किसी को गेंद से खेलते हुए देखता है। समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र जो आपकी प्रक्रिया है, जो आपका ज्ञान है, उसके ठीक पहले या उसके ठीक पास की व्यवस्था होती है, जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। सीटेट में ये बहुत पूछा जाता है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चा कब सबसे ज़्यादा सीखता है, तो आप बोलेंगे जब वो जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र में होता है। अब मैं बॉल का एग्जांपल दे रहा था। प्रथम अवस्था होगी बच्चे को गेंद से खेलना नहीं आता है। आखिरी अवस्था है बच्चा गेंद से अच्छे से खेल रहा है, मगन है। तो प्रथम अवस्था से आखिरी अवस्था में जाने के लिए जो प्रक्रिया जिस क्षेत्र से होकर गुजरेगी उसको समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र कहा जाएगा। अब दूसरा चीज़ जो वाइगोत्स्की ने बताया उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोग घर में रह रहे हैं। उस घरों को बनते हुए जब आपने देखा होगा तो लेंटर डालने के लिए बल्ली लगाई जाती है जिससे लेंटर नीचे ना गिरे। उस बल्ली को ही पाड़ कहा जाता है। उस बांस बल्ली को लगा के जब आप प्लास्टर या वो सब करते हैं जिससे आपका ढांचा गिरे नहीं ऊपर का, जिसमें आप सीमेंट से काम कर रहे हैं, उसी को पाड़ या ढांचा कहा जाता है। अर्थात जब बच्चा समीपस्थ या निकट विकास क्षेत्र में ZPD में होता है तो वो कंफ्यूज ना हो जाए, वो गलत जानकारी ना ले ले, उसके लिए उसके आसपास के वयस्क उसको सहारा देते हैं, उसको समझाते हैं और उसी चीज़ को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। तीसरा चीज़ उन्होंने बताया है मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO। बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है जो उसके आसपास उनसे अधिक जानकारी रखता हो। अगर 5 साल का बच्चा है तो वो सबसे ज़्यादा 6 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे से सीखेगा, ना कि 80 साल के बूढ़े से। मोर नॉलेजेबल अदर
मुझसे अधिक ज्ञान तत्काल में किसके पास जाता है? हम सबसे ज़्यादा उसी से सीखेंगे। बच्चों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट वाइगोत्स्की के अनुसार होता है। अब इन तीनों को एक बार सोच लीजिए, ZPD, स्कैफोल्डिंग और मोर नॉलेजेबल। CTET में सीधे भी पूछ दिया जाता है कि स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की के स्कैफोल्डिंग के सिद्धांत के अनुसार प्रक्रिया क्या होती है? 4 ऑप्शन दिए होंगे, आप समझ लाएंगे कि जो सहारा देते हैं उसको, बच्चे को, उसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। इस तरह से आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगली बात पे। वाइगोत्स्की के जो बच्चे भाषा सीखते हैं और बोलते हैं उसके बारे में वाइगोत्स्की के विचार ये हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा बच्चा पहले सीखता है और जब पहले अच्छे से सीख लेता है उसके बाद बोलना शुरू करता है बच्चे का। इस बात का वाइगोत्स्की के अनुसार अर्थ ये है, अब जब आप छोटे बच्चे को ये कहते हैं ना, बेटा मम्मा बोलो, बेटा पापा बोलो, पापा मम्मा, तो वो बिना जाने कि पापा और मम्मा का अर्थ क्या है, पापा और मम्मा बोलने लगता है। ये हमारी सोच है। वाइगोत्स्की के अनुसार भी यही सोच है। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आ गई, पहले बच्चे ने पापा मम्मी बोलना सीख लिया, उसके बाद उसने विचार किया कि पापा किसको बोलना है, मम्मी किसको बोलना है, खाने खाने पर कौन सी आवाज़ करनी है। इसलिए वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे को पहले शब्द आते हैं, उसके बाद उन शब्दों का अर्थ आता है। शब्द से अर्थ की ओर बच्चा चलता है वाइगोत्स्की के अनुसार। दूसरी बात, इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, बाद में एक साथ हो जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, भाषा पहले अलग है कि पापा एक शब्द है, और चिंतन अलग है कि ये व्यक्ति मेरा पिता है। तो शुरू में ये अलग अलग हैं। पहले मैं इसको बस पापा बोल दूंगा, मुझे पता नहीं इसका पापा का मतलब क्या है, मुझे पता नहीं मम्मी का मतलब क्या है, मुझे पता नहीं ये खाने का मतलब क्या है, मैं बस बोल दे रहा हूँ, मैं बस चीख दे रहा हूँ। लेकिन बाद में मुझे इनका अर्थ समझ में आएगा और बाद में जब मुझे पापा को पापा बोलना होगा तो मैं वो पापा को पापा बोलूँगा, क्योंकि चिंतन और भाषा एक साथ हो गई हैं। इस तरह से वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन में अंतर आता है। वाइगोत्स्की ने एक बात और कही। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में निजी भाषण, निधि भाषण, प्राइवेट स्पीच या आंतरिक भाषा का गुण होता है। इन शब्दों को मैं इसी तरह से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में शब्द सरल से नहीं आते हैं कि खुद से बात करने को क्या कहते हैं, खुद से बात करने का सिद्धांत किसने दिया। नहीं, शब्द एग्ज़ाम में भी इसी तरह के आएंगे कि आंतरिक भाषण का सिद्धांत किसने दिया। तो आपको उन्हीं शब्दों को याद रखना है। प्रीवियस पेपर में आप देखिए, मैंने देख के ही ये शब्द इसमें डाले हैं, प्रीवियस पेपर का अध्ययन करके। इसीलिए अब वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि इनके अनुसार बच्चों में निधि भाषण, निजी भाषण, आंतरिक भाषा या प्राइवेट स्पीच का गुण होता है। मतलब क्या होता है कि अब बच्चे अपने आप से बात करना शुरू कर देते हैं जब उनमें भाषा और विचार आ जाते हैं। उनको किसी काम को करना है तो वो खुद ही से बोलते रहते हैं, यार वहाँ जाना है, यार ये करना है। ये आदत काफ़ी हद तक बड़ों में भी धीरे धीरे पाई जाती है, परंतु बच्चों में ये अधिक होती है क्योंकि वो स्वयं को ही आदेश देते हुए अपना कार्य करते हुए रहते हैं। बच्चे का अर्थ होता है कि मैं खुद अपने आप को आदेश दूंगा कि जाओ उधर जाओ, जाओ ये खाओ, मैं अब खाना खाऊंगा, मैं अब खाना खाने वाला हूं। बच्चे ये सभी बोलते हैं। इसी को प्राइवेट स्पीच या आंतरिक भाषा का गुण कहते हैं, जो वाइगोत्स्की का विचार है। अब आते हैं अगले सिद्धांत के ऊपर। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अच्छे से समझने के बाद हम आएंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के पर। जीन पियाजे देखिए स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इनको विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि ये विकास की विभिन्न प्रक्रियाओं को बताते हुए अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हैं कि ये विकास इस तरह से होता है। और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बच्चों के जीवन को विभिन्न अवस्थाओं में बांट दिया है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इस तरह से बांट दिया और उसमें भी अलग अलग नाम दे दिए हैं। इसीलिए जीन पियाजे को अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादक भी कहा जाता है। जीन पियाजे ने अवस्था का सिद्धांत भी दिया है। पियाजे के अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं, जो स्वयं ही संसार के बारे में अपने सिद्धांत बनाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा था कि जो समाज करता है उससे बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। पियाजे के अनुसार बच्चा समाज से सीखता कम है, समाज को देखकर उसके बारे में निर्णय ज़्यादा लेता है। उनके अनुसार सही और गलत की अवधारणा बच्चों में पैदाइशी होती है।
उनके अंदर आत्मा का गुण पैदाइशी होता है, समाज से प्रभाव कम से कम पड़ता है। ये जीन पियाजे का सिद्धांत है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत है कि भाई जो सीखता है समाज से सीखता है। पियाजे कह रहे हैं कि नहीं, बच्चा लगभग सीख के पैदा होता है, बच्चे को सही गलत का ज्ञान होता है और वह संसार को देखता है और उसके बारे में फिर उसमें मॉडिफिकेशन करता है, थोड़ा बहुत चेंज करता है। जैसे बच्चों में जैविक परिवर्तन आती जाएगी तो बच्चे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाते जाएंगे। कॉन्सेप्ट का अर्थ ये होता है कि जैसे बच्चा एक गेंद है, बच्चे ने एक गेंद को देखा, बच्चे को कोई आइडिया नहीं है कि इसके साथ क्या करना है, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा दूसरों को देखेगा, गेंद से खेलना है, ओके। बच्चा लेकिन उनको देखते ही खेलने नहीं लगेगा। बच्चा उस गेंद से ये अंदाजा, फिर सिद्धांत, बच्चे ने अब ये सिद्धांत बना लिया कि इस गेंद को छूना सही है, इस गेंद को छूने से कष्ट नहीं होगा, तो बच्चे ने गेंद को छुआ। उसके बाद उस बच्चे ने उस गेंद के साथ 50 प्रक्रियाएं की, फेंक दिया, खाने का प्रयास किया। इस तरह की चीज़ों को कर करके उसने गेंद के बारे में 50 कॉन्सेप्ट खुद बनाए हैं, दूसरों को देख के नहीं, खुद बनाए हैं, क्योंकि बच्चे स्वयं नन्हे वैज्ञानिक हैं। सीटेट और यूपीटेट दोनों में ये बहुत बार पूछा गया है कि बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा, तो आपका आंसर होगा जीन पियाजे। बच्चे खुद से सीखते हैं। बच्चे ने संज्ञानात्मक विकास, जो पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के कई सारे तत्व बताए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और एग्जाम में बार बार पूछे वाले जाने तत्व आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला है अनुकूलन। बच्चा वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालता ज़रूर है। आप खूब बच्चा अपने आप में सिद्धांत बना ले, लेकिन इन दी एंड सिद्धांत बच्चे के होंगे, लेकिन जब वातावरण उसको फोर्स करेगा तो बच्चे में परिवर्तन आएगा। पियाजे इस बात से इनकार नहीं करते हैं। पियाजे बस ये कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत बुद्धि बच्चा लेके पैदा होता है, मॉडिफिकेशन उसमें हो सकता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा बिल्कुल निरा मूर्ख पैदा होता है और केवल समाज से ही सीखता है। अनुकूलन में पियाजे बोलते हैं कि बच्चा वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालता है। इसमें 2 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला आत्मसातीकरण। इन शब्दों को ध्यान रखिएगा, ये शब्द इसी तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सरल भाषा नहीं आएगी कि बच्चे को अपने आप को ढालने का सिद्धांत, बच्चे को वातावरण के अनुसार ढालने का सिद्धांत किसने दिया, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। आप अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया, ऐसे पूछा जाएगा। इसलिए ये शब्द बहुत ज़रूरी हैं। उन्हीं शब्दों पे मैंने अंडरलाइन भी कर रखी है जो आपको याद रहें। अब आते हैं अनुकूलन की प्रक्रिया पे, आत्मसातीकरण। इस आत्मसातीकरण की प्रक्रिया में बच्चा पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ लेता है। मतलब ये कि बच्चे के पास पुराना ज्ञान आएगा अनुभव से। बच्चे को पता नहीं है पहली बार में कि आग से जलते हैं। बच्चा गया, उसने आग में हाथ डाल दिया, उसका हाथ जल गया। अब उसने उसमें नया ज्ञान जोड़ा कि आग कठिन होती है, आग को देख कर उससे दूर भागना है। आपने उसमें नया ज्ञान जोड़ दिया है। समायोजन वातावरण के साथ तालमेल बिठाने के लिए पुराने ज्ञान में परिवर्तन कर देता है। यहाँ आपको लॉजिक ये देना पड़ेगा कि अगर आपका पर्यावरण बदल गया है तो पुराना ज्ञान काम नहीं करेगा। बच्चा भी ये बात जानता है और उस हिसाब से अपने आप को समायोजित कर लेता है। जैसे अगर बच्चा सोफे पे बैठा है तो शायद लेट भी जाए, लेकिन अगर बच्चा कुर्सी पे बैठ जाए, वातावरण ज़रा चेंज हो जाए, तो अब वो लेटने के बजाय बैठने का प्रयास करेगा। पुराना ज्ञान कि लेटना है, उसमें परिवर्तन आ गया है कि जब कुर्सी जैसी चीज़ों पे बैठना है तो बैठना है, लेटना नहीं है, गिर सकते हैं आप। इस चीज़ को समायोजन कहा जाता है। साम्य धारण, इसके अंतर्गत बच्चा जो आत्मसातीकरण में बताया और जो समायोजन में बताया, उनमें संतुलन स्थापित करता है। कब मुझे आत्मसात करना है, कब मुझे नई चीज़ सीखनी है और कब मुझे पुरानी चीज़ में चेंज करना है। इसी को साम्य धारण कहा जाता है कि इनमें से करना क्या है। अब तीसरी चीज़ पियाजे ने बोली है, उसको कहते हैं स्कीमा। देखिए, बच्चे के दिमाग में जो चीज़ें पहले से हैं उनका उपयोग करके बच्चा किसी विषय के प्रति एक विचारधारा बना लेता है और उसे स्कीमा कहा जाता है। मैंने आग का उदाहरण आपको अभी दिया। देखिए, आग के उदाहरण से आप ऐसे समझिए कि बच्चे ने पहले लकड़ी के गट्ठे जलते देखे, वहाँ उसे आग दिखी, उसने उसमें हाथ डाल दिया, वो जल गया। तो पहले उसने सीखा कि आग से जलते हैं। फिर उसने ये निर्णय लिया है कि लट्ठे की आग से जलते हैं। फिर वो गया, उसने माचिस जलती देखी, उसने उसको छूने का प्रयास किया, उसका हाथ फिर जल गया।
तब उसने कहा माचिस की आग से जलते हैं और लट्ठे की आग से भी जलते हैं। इस तरह से वो 3-4 जगह हाथ डाल के हाथ जला लिया। तब अंत में उसने विचारधारा बनाई कि आग कहीं भी हो उससे आपको कष्ट होगा, आग से दूर रहिए। इस प्रक्रिया को स्कीमा कहा जाएगा। विभिन्न अनुभवों से एक लाइन बना दी गई। जैसे आप सभी की भी एक कई अनुभव होंगे ना, जैसे आप सभी लोग अनुभवों के माध्यम से ये जानते हैं कि किस जगह की ऑटो किस जगह से मिलेगी, किस जगह की बस किस जगह से मिलेगी, ये अनुभव से आपको आया है। अब अगला टॉपिक आता है स्कीम्स, अपने अनुभव और व्यवहार को संगठित करने का कौशल। बच्चे ने 3-4 जगह आग से हाथ जला लिया है। अब बच्चे को जो अगली बार आग दिखेगी तो अपने अनुभव को उसने देखा और उस हिसाब से अपने व्यवहार को उसने रोका कि आग में हाथ नहीं डालना है। इसी कौशल को स्कीम्स कहा जाता है। तो पियाजे के तत्व याद रखिएगा, अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समायोजन, साम्य धारण, स्कीमा और स्कीम्स। बार बार रिवीजन करिए, समझ में ना आए पॉज करके देखिए, नोट्स बनाइए, जो भी करिए इस वीडियो में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा इन 3 सिद्धांतों के लिए। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। पियाजे के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत जो मैंने कहा था कि कहा जाता है, उसका कारण क्या है कि उन्होंने बच्चे के जीवन को 4 हिस्सों में बांट दिया है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। आपको सबसे ज़्यादा इसमें याद रखनी है कि 4 अवस्थाएं। उसके बाद किस अवस्था में क्या हो रहा है वो पूछा जाता है, किस अवस्था कौन से साल में चलती है वो पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पिछले सीटेट और यूपी टेट में आप देखिएगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे ही आए हैं, पियाजे से। अब आपको मैं बताता हूँ कि 4 अवस्थाओं को कैसे पढ़ना है। पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी का मतलब होता है मांसपेशियों की संवेदना के हिसाब से चलना, छूना, सुनना, बोलना, इसके हिसाब से पूरा जीवन चल रहा है, दिमाग नहीं चल रहा है कतई भी। ये अवस्था बच्चे की 0 से 2 वर्ष तक होती है। ऐसा पियाजे ने कहा कि 2 साल तक बच्चे दिमाग नहीं चला पाते हैं, वो केवल हाथ पैर चलाते हैं। बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, दिमाग में वस्तुओं की छाप बना लेता है कि ये गेंद है, ये बॉल है, ये हाथी है, ये घोड़ा है। क्योंकि बच्चे को मैंने बताया ना, भाषा और चिंतन अभी अलग अलग चल रहे हैं। उसको ये पता नहीं कि हाथी होता क्या है, उसको ये पता है कि ये हाथी है। गेंद होती क्या है, गेंद की परिभाषा नहीं दे पाएगा, पर गेंद होती क्या है वो उसके दिमाग में बन गया है। तो अगर आप उस गेंद को छुपा दें और उससे पूछें कि गेंद कहाँ है, अगर आप उसके सामने दूर गेंद रख दें और बोलें कि बेटा गेंद लेके आओ, तो वो शायद उसकी तरफ बढ़े और शायद उसकी तरफ गेंद की तरफ वो आगे बढ़ के गेंद को ले ले। इस प्रक्रिया को वस्तु स्थायित्व का गुण कहा जाता है। एग्जाम में आएगा कि वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे की किस अवस्था में होता है, आपका आंसर होगा संवेदी पेशी अवस्था। अब अगले आते हैं अगली अवस्था पे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक रहती है। यह क्रिया से पहले की अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक, संक्रिया यानी क्रिया से पहले की अवस्था। बच्चे के सामने जो आएगा उसे वो देख लेगा, उसके बारे में कुछ धारणा बना लेगा, लेकिन खुद उसके साथ उसे क्या करना है वो काम अभी वो नहीं कर पाएगा खुद से। अभी भी वो पुराने सिद्धांतों जो उसने अनुभव से बनाए उन्हीं पे चल रहा है, नए सिद्धांत नहीं बना पाएगा। अब इसमें आप देखिए, जीववाद, सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर ना करना। 7 वर्ष तक बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाएगा। उसकी नज़र में एक व्यक्ति और एक वस्तु में कोई अंतर नहीं है। अहम केंद्रित व्यवहार, बच्चे को ये कोई आइडिया नहीं होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। ये पियाजे के अनुसार है, ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। अभी अगला आप पढ़ेंगे उसमें होगा कि ऐसा नहीं है, बच्चा जानता है क्या गलत है क्या सही। लेकिन पियाजे के अनुसार 7 वर्ष तक बच्चा सब कुछ सही मान के ही करता है, उसे अहम केंद्रित व्यवहार कहा जाता है। क्वेश्चन में ये भी बहुत पूछा जाता है कि अहम केंद्रित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया, आप पियाजे बोल के आएंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बच्चा जो है वस्तुओं और संख्याओं की अदला बदली नहीं कर पाएगा।
गेंद की जगह आप हाथी रख दो, हाथी की जगह गेंद रख दो, गेंद की जगह खिलौना रख दो, ये बच्चे से नहीं हो पाएगा। इतना दिमाग भी उसमें नहीं है, अदल बदल नहीं कर पाएगा, और उसमें अभी दूरी, भार, ऊंचाई की कोई समझ नहीं है। कोई वस्तु कितनी दूर है उसका उसे अंदाजा नहीं कि ये बहुत दूर है, ये बहुत पास है, उसके दिमाग में ये कुछ नहीं चल रहा है। वो पूरी तरह से अभी अपने शरीर पे बेस चल रहा है। कोई वस्तु ऊंची है, कोई वस्तु नीची है, इसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है अभी। इस प्रक्रिया को केंद्रीकरण का गुण कहा जाता है, अर्थात कि बच्चा विभिन्न चीज़ों में अंतर नहीं कर पा रहा है, बच्चा विभिन्न चीज़ों के बारे में नहीं समझ पा रहा है, वो केंद्रीकृत है। वो एक चीज़ समझता है अगर, तो उसी चीज़ के बारे में सोचता है, जिससे उसके दिमाग पे जोर कम पड़े। इस तरह से इन दो अवस्थाओं को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। डाउट हो तो टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा या यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब आते हैं तीसरी अवस्था पे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार ये अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा जो सामने रखी वस्तुएं होती हैं उनके बारे में सोच लेता है कि ये गेंद है, ये गोल होती है, ये निर्जीव है, इसको मारोगे तो कुछ नहीं होगा। इस अवस्था में बच्चा सोचने लगता है, परंतु ये मूर्त संक्रियात्मक है, अर्थात जो वस्तु दिख रही है उसी पर चिंतन होगा। आप बच्चे से ये पूछने लगें कि चांटा मारना गलत है या सही, तो ये दिख नहीं रहा है, ये अमूर्त व्यवस्था है। इस पे बच्चा अभी 11 वर्ष तक नहीं बता पाएगा आपको। तो 7 से 11 की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो सामने दिख रहा है उसके बारे में बच्चा सोचने लगेगा और उस हिसाब से काम भी करने लगेगा। गेंद है, गेंद दिख रही है, गेंद को उठा लिए और फेंकने लगे, क्योंकि गेंद को फेंका जाता है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर भार, ऊंचाई, संख्याओं को बदलना आदि जो विभिन्न गुण हैं, विभिन्न वस्तुओं में अंतर करना है कि ये भारी है, ये हल्की है, ये मोटी है, ये छोटी है, ये सारे गुण 7 से 11 वर्ष के बीच में बच्चे में आ जाते हैं। इसको आगमनात्मक तर्क का गुण भी कहा जाता है, अर्थात बच्चा अपने मन से नहीं सोच रहा है अभी भी। बच्चा जो देख रहा है, जो उदाहरण है उसके सामने, उस हिसाब से तर्क कर रहा है। मतलब ये कि बच्चे ने देखा कि किसी सांड ने किसी को टांग मार दी या सींग मार दिया, तो ये नहीं देख रहा है कि मरखू कि जानवरों से दूर रहना चाहिए या फिर जानवर किस तरह से बैठे हों कि उनके पास से निकलो तो वो मारेंगे नहीं, ये सब नहीं सोचा। वो बस इतना जानता है कि भाई सांड ने मारा है, तो ये उदाहरण है मेरे पास, तो मैं सांड से दूर रहूँगा, मैं गाय से दूर रहूँगा। इसी तरह के उसके हिसाब से तर्क बनते हैं। अभी वो दिमाग ज़्यादा चला नहीं रहा है, इसे आगमनात्मक तर्क कहा जाता है। पेपर में आएगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में किस प्रकार का तर्क होता है, तो आप बोलेंगे आगमनात्मक। या फिर ये पूछ दिया जाए कि आगमनात्मक तर्क का गुण कब होता है, तो आप बोलेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगर कोई ये पूछते कि आगमनात्मक तर्क किस उम्र में होता है, तो आप बोलेंगे 7 से 11 वर्ष। अब आते हैं आखिरी अवस्था पे जो पियाजे ने बताई है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इससे पहले वाली थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसके बाद वाली है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 से 15 वर्ष तक चलती है। ये सबसे ऊंची अवस्था है। इसमें बच्चा पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका है, अब वो किशोर बन चुका है। अब वो नियमों के ऊपर तर्क करता है कि सांड ऐसे जा रहा है। अब उसके पास प्रॉपर नियम है। आप खुद इमेजिन करिए ना, जब आप 14-15 साल के थे तब आप पर्याप्त चीज़ें समझ चुके थे। इसको निगमनात्मक तर्क कहा जाता है, नियम के मुताबिक। मूर्त में आपको एक से उदाहरण दीजिए कि आप अगर रेड लाइट बार बार क्रॉस करेंगे और कई बार आपने एक्सीडेंट देख लिया, तो आपने रेड लाइट पे क्रॉस करना बंद कर दिया, इसे मूर्त कहा जाता है। आपने देखा कि एक्सीडेंट हो रहा, आप रुक गए। अमूर्त में होता है कि आपको पता है कि रेड लाइट पे रुकना होता है, क्योंकि जिससे एक्सीडेंट ना हो, पहले से ही पता है, तो आप उस हिसाब से एक्शन ले रहे हैं। इन दोनों में ये बहुत बड़ा अंतर है, इसको आराम से समझिए। आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क में अंतर। पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है और सीखा बाद में जाता है। जो मैंने बोला था कि बच्चे अपने सिद्धांतों से पैदा हुए होते हैं, पियाजे के अनुसार वो विकास हो चुका है उनका। अब वो सिद्धांतों से दुनिया को सीख रहे हैं, वो बाद में होता है। एक बार अच्छे से पुनः रिवाइज कर लीजिएगा आप वीडियो को, आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी सिद्धांत के ऊपर, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। देखिए, आप अभी तक सोच रहे हैं कि 2 सिद्धांत जो पढ़े उसमें वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाई समाज से सीखता है, पर क्या सीखता है? सब कुछ, सही गलत,
कमज़ोर, शक्तिशाली सब सीख लेता है, उसे कोई अंतर अभी पता नहीं है, वो अंतर उसे बाद पता चलेगा। पियाजे कहते हैं कि भाई सही गलत वो सीख के पैदा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो जिस समाज में रहता है, जहाँ रहता है, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, जैसे अनुकूलन, समायोजन और आत्मघातीकरण चीज़ें होती हैं। कोलबर्ग का अलग सिद्धांत है, वो देखिए। सबसे पहले तो ये कोलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इनके अनुसार बच्चा सामाजिक परिवेश से सीखता है, लेकिन नैतिकता और अनैतिकता में अंतर बच्चे को आता है। क्या गलत है क्या सही, बच्चा ये अंदाज़ा लगाता है कि किस काम को करने से उसके साथ किस तरह का व्यवहार होगा, उस हिसाब से वो नैतिक और अनैतिक का अंतर लगाता है। यहाँ आप नैतिक अनैतिक का अंतर अपने दिमाग से मत लगाइएगा कि अरे नैतिक तो ये हो, कुछ भी नैतिक हो सकता है, ये सब तो गूढ़ बातें होती हैं, कठिन बातें होती हैं। बच्चे के हिसाब से जिस पे उसे मार नहीं पड़ी है, जिस पे उसे शाबाशी मिली है, वो नैतिक है। बच्चे के हिसाब से जिस पे उसे गालियाँ मिली हैं, पीटा गया है, उस पर चिल्लाया गया है, वो अनैतिक है। बच्चे के हिसाब से ये मानसिकता है। और कोलबर्ग कहते हैं कि ये वो सामाजिक परिवेश से सीखता है, किस बात पर उसके माँ बाप चिल्ला रहे हैं, किस बात पर उसके माँ बाप ताली बजा रहे हैं, इस हिसाब से बच्चा सीखता है। इसके लिए वो कक्षाओं में बहुत प्रयोग करते रहते थे। मनोवैज्ञानिक तो थे ही, स्कूल में गए, उन्होंने बच्चों को कहानियाँ सुनाई कि आपके पास आपकी माता बीमार हैं और आपका कुत्ता बीमार है, आपके पास एक ही दवा है, आप किसे बचाएंगे। नैतिकता और अनैतिकता में यही इस तरह के क्वेश्चन बच्चे से वो पूछते थे। पता नहीं कैसे लोग थे भाई, बच्चों से इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उन्होंने अपने प्रयोगों के बाद ये बातें अंदाजे में लगाई। दो बातें, सबसे पहले तो कि नैतिक दुविधा क्या है और नैतिक तर्कणा क्या है। नैतिक दुविधा बच्चों, उन्होंने कहा कि जब सही और गलत के बारे में निर्णय लेना हो कि क्या सही है और क्या गलत, इसको नैतिक दुविधा कहा जाता है। ये चीज़ सही है या नहीं, ये चीज़ गलत है या नहीं, इसको निर्णय लेने को नैतिक दुविधा कहा। और नैतिक तर्कणा कि सही या गलत में से एक को चुनना। अब मैं जान गया हूँ कि ये सही है और मैं जान गया हूँ कि ये गलत है, ये जानने के बाद मैं किसको चुनूंगा, उसे नैतिक तर्कणा कहा जाता है। कोलबर्ग ने नैतिक दुविधा और तर्कणा का सिद्धांत दिया है, जिसे नैतिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके अनुसार नैतिकता के देखो 3 चरण हैं। पहला प्राक नैतिकता या अधपकी नैतिकता, रूढ़िगत नैतिकता जिसको आप बोल सकते हैं। ये 4 से 10 साल तक रहती है, इसकी एज आपको याद रखनी है। इसमें बच्चे में कोई खुद की नैतिकता है ही नहीं, दूसरे जो बोलेंगे बच्चा वही करेगा। इसे प्राक नैतिकता या रूढ़ी नैतिकता। रूढ़िवादी क्या थे, जो परंपराएं चली आ रही होती हैं उनको फॉलो करते रहते हैं, उन्हें रूढ़िवादी कहा जाता है। इसी तरह बच्चे की जो रूढ़िगत नैतिकता है, वो बच्चा, उसमें भी बच्चा दूसरों के मानकों के हिसाब से सोच रहा है कि जो सही ये बोल दें हम वही करेंगे, जो ये गलत बोल दें हम नहीं करेंगे। अब बच्चे के इस प्राक नैतिकता के 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला, दंड और आज्ञा पालन के हिसाब से कार्य। किस कार्य को करने पे मुझे दंड मिलेगा, जो मैंने अभी बोला, और किस कार्य को करने से मुझे शाबाशी मिलेगी, इसके हिसाब से बच्चा निर्णय लेता है कि मुझे क्या करना है। और अगला पॉइंट है साधनात्मक सापेक्षता और उन्मुखता। ये शब्द आपको इसलिए लिखाया गया है कि ये पेपर में आए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको ये शब्द याद रखना है। ये शब्द आ चुका है, आगे भी आएगा। आप जानते हैं कि सीटेट अब ऑनलाइन हो गया है, कई सारे सेट आएंगे तो कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। आपके सेट में क्या फंस जाएगा कुछ पता नहीं, तो तैयारी में कमी मत रखिएगा और इन सभी कठिन शब्दों को भी अच्छे से पढ़िएगा। उसका सबसे सरल तरीका है बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर को लगाना। अरिहंत के प्रैक्टिस पेपर मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा, अच्छे से दोनों पेपरों के लीजिए और उनको लगाइए। अब बात करते हैं साधनात्मक सापेक्षता और उन्मुखता के बारे में। इसका अर्थ बच्चे के दिमाग में क्या है, जैसे को तैसा। बुरा काम किया डांट पड़ी, अच्छा काम किया शाबाशी पड़ी, जैसे को तैसा। साधनात्मक सापेक्षता और उन्मुखता का अर्थ जैसे को तैसा है, ये अपने दिमाग में आप भर लीजिएगा। अब आते हैं 9वें पे। जो प्रथम स्तर था रूढ़िगत नैतिकता, अधपकी नैतिकता, उसके बाद आता है दूसरा स्तर जो 10 से 13 वर्ष के बीच आता है। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो होता है, इस अवस्था में बच्चा दूसरों के मानदंडों को अपने अंदर डाल लेता है और उसके हिसाब से सही गलत का निर्णय करता है। इस अवस्था में अच्छा लड़का या अच्छा लड़की के रूप में जाने की इच्छा होती है।
कानून व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित होती है। मतलब समझिए, इस अवस्था में बच्चा कर क्या रहा है, अब बच्चे के पास पर्याप्त अनुभव हो चुका है पिछले नैतिकता के स्तर के समय के दौरान। तो अब उसको पता है कि क्या गलत है क्या सही, हल्का हल्का। उसके हिसाब से अब वो बिना पूछे बिना देखे दूसरों को थोड़े बहुत निर्णय खुद लेने लगा है। उसके अंदर अब एक अच्छा लड़का या अच्छा लड़की के रूप में जाने की इच्छा हो गई है। मतलब ये कि मुझे शाबाशी मिले, मेरा सम्मान बढ़े, अब उसकी इच्छाएं ये हो गई हैं। और चूंकि आप ये बात जानते हैं कि समाज में अगर आपको अच्छा लड़का या अच्छा लड़की की छवि बनानी है तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति आपको बहुत ही दृढ़ होना पड़ेगा कि समाज में जो चल रहा है वो चलने देना चाहिए, हम उसका समर्थन करेंगे जिससे आपका तारीफ हो। ये शब्द आपको अच्छे से याद रखने हैं। अच्छा लड़का या अच्छा लड़की के रूप में जाने की इच्छा कब होती है? रूढ़िगत नैतिकता के स्तर पर। किस उम्र में होती है? 10 से 13 वर्ष में। सिद्धांत किसने दिया? कोलबर्ग ने। तीसरा स्तर और आखिरी स्तर जो होता है, अब बच्चा किशोर हो चुका है, 13 वर्ष के ऊपर पहुंच चुका है, इसलिए उसे उत्तर रूढ़िगत नैतिकता या अमूर्त नैतिकता या स्व नैतिकता भी कहा जाता है। इसमें निर्णय अपने मन से लिए जाते हैं। अब बच्चा किसी की नहीं सुनेगा। तुम खूब कहते रहो कि बेटे उन दोस्तों के साथ मत घूमो, तुम खूब कहते रहो अपनी लड़की से मोबाइल कम चलाओ। अब बच्चा अपने हिसाब से निर्णय लेगा। अब उसके दिमाग में 2 शब्द और आ गए हैं। एक है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। उन्मुख होने का मतलब होता है दूर हट जाना। विमुख और उन्मुख आपने शब्द सुने होंगे। सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, अगर किसी नियम से बच्चे की नज़र में नुकसान है तो बच्चा उस नियम को तोड़ देगा। अगर बच्चे के दिमाग में है कि हॉस्पिटल जल्दी नहीं पहुँचे तो मेरे पिता की मृत्यु हो सकती है, तो बच्चा रेड लाइट के नियम को, जो सामाजिक नियम, उसे तोड़ता हुआ चला जाएगा। और आखिरी शब्द जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस तीसरे उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर में, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें होता क्या है कि अब किशोर के खुद के मानक बन चुके हैं, अब वो उसी हिसाब से कार्य करेगा। यहाँ वार लग गया, आई एम वेरी सॉरी। और समाज के कल्याण के लिए जोखिम मिलेगा। अब बच्चे के दिमाग में ये आ गया है कि मुझे समाज के कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए, और अगर उसमें समाज के ही नियम तोड़ने पड़े तो मैं तोड़ दूंगा। मेरे हिसाब से जो दूसरों के लिए सही है अब मैं वो करूंगा दूसरों के लिए। और चूंकि मैं ये दूसरों के लिए कर रहा हूँ तो मैं अच्छा आदमी हूँ, और मैं अच्छा आदमी हूँ तो अगर कोई मुझे रोकने आएगा तो वो बुरा व्यक्ति है, मैं उसकी क्यों सुनूँ। बच्चा इस मोड में रहता है। आपको ये शब्द अच्छे से याद रखने हैं। सामाजिक अनुबंध उन्मुखता का सिद्धांत कब है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता कब है, ये आपको शब्द याद रखने हैं। ये पेपर में आएंगे। इन शब्दों को आप बार बार पढ़िए और अच्छे से इन 3 सिद्धांतों को पढ़िए। इन 3 सिद्धांतों से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस में आप देखेंगे तो इन 3 सिद्धांतों को अलग से मेंशन किया गया है। बाकियों के सिद्धांतों को बस लिख दिया गया है कि अधिगम के सिद्धांत आएंगे, ये आएंगे। इन 3 के सिद्धांतों को अलग से अच्छे से मेंशन किया गया है, इसीलिए मैंने अलग पहला वीडियो केवल इन 3 पे फोकस होकर बनाया है। आधे घंटे का वीडियो है सर, आधा घंटा अपने जीवन का दीजिए, PDF उसके बाद पढ़ लीजिए। आप उसमें आपको 5 मिनट लगेगा, 35 मिनट में आपका ये टॉपिक तैयार। सुबह के पेपर में इससे 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं, शाम के पेपर में से 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं। 6 से 8 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे आधे घंटे के अंदर अंदर। ये बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से पढ़िए। PDF को एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद मेरे अगले वीडियोस को भी इसी तरह ध्यान से पढ़ते रहिए। मैं बाल विकास के 10 लेक्चर लाने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं होंगे और सभी आधे आधे घंटे के ही होंगे। लगभग 5 घंटे मैं बाल विकास पढ़ाने वाला हूँ, केवल 5 घंटे। एक मैराथन ही मान लीजिए जो मैं 10 भागों में तोड़ के आपको दूंगा। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जहां मैं स्ट्रेटजीज से संबंधित पोस्ट डालता रहता हूं। और मेरी आपसे दुआ है कि प्लीज़ पढ़ते रहिए, और मेरी भगवान से दुआ है कि आपके CTET में अच्छे नंबर आएँ। जय हिंद, जय भारत।